हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेईई पे जीत सीरीज एट लर्नोहब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेईई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ मोशन के थर्ड पार्ट के कंसेप्ट एड ऑन इस वीडियो में हम कवर करने वाले। इस थर्ड पार्ट में क्या होने वाला है, बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास सिस्टम को देखेंगे। पुली मास, स्ट्रिंग मास, मास कनेक्टेड, मतलब कि ये चैप्टर में हम समझेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे इजीली हम अप्रोच कर सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन इससे पहले अगर आपने इसके दो पार्ट्स, पहले के कंसेप्ट के दो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। स्टूडेंट्स, हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी जेईई के लिए, तो हमारा टारगेट क्या है कि जेईई के जो क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल्स है, वो इजीली सॉल्व हो सके। तो जेईई के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फ्रॉम द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, तो मैंने क्या किया, मैंने एक जनरलाइज फॉर्म बनाया कि किस किस जगह से या फिर किस किस पर्टिकुलर सिस्टम से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी सिस्टम्स को आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारा सिस्टम्स है, जैसे कि इंक्लाइन प्लेन वाला सिस्टम हो गया, पुली मास सिस्टम हो गया, स्ट्रिंग एंड मास सिस्टम हो गया, स्प्रिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो इन सारे चीजों को हमने एक एक जनरलाइज फॉर्म बना दिया, उसको हम देखेंगे। तो जैसे कि पहला जो हम फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मास इज कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स। मतलब मास को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया, एक तरफ फोर्स दिया गया, एक्सीलरेशन आपसे पूछ लेगा, क्वेश्चन बस इतना ही आएगा। ठीक है, इससे कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, तीनों मास लिए हैं और दो स्ट्रिंग से यहां पे लगा दिया। तो दिस इज कॉल्ड अ मास कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स सिस्टम। ठीक है, और क्या कंसीडर किया कि अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हमने कंसीडर कर लिया है कि इस प्लेन में फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ठीक है, मतलब अगर ये अगर किसी भी डायरेक्शन में मास फोर्स अप्लाई की जा रही है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन होता है वो कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, कब कंसीडर करेंगे, जब हम फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तब करेंगे। ठीक है, अब देखो, इसको मैंने कह दिया ये है मास m1, ये है मास m2, ये है मास m3, और इस मास पे फोर्स लग रही है इस तरफ। ठीक है, तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि सिर्फ इस मास पे फोर्स अगर लगी तो क्या सिर्फ यही वाला मास मूव करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना, तो दोनों मास, इसके साथ में जो और दो मास है इसके पीछे, वो भी मूव करेंगे इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम एक्सेलरेशन। ओके, तो तीनों मासेस की जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी सेम। समझ में आ रही बात? अब देखो, इसमें टेंशन क्या हो जाएगा, तो टेंशन अलोंग दिस स्ट्रिंग इज T1 और टेंशन अलोंग दिस स्ट्रिंग इज T2। ठीक है, तो दोनों कोई भी दो मासेस के बीच में एक फिक्स टेंशन होता है, T1 इधर, T1 उस तरफ, दैट इज द पेयर। ये हमने रूल्स में पढ़ा था। ठीक है, और T2 भी उसी तरह से होगा। T2 क्यों होगा? क्योंकि मास चेंज होगी, ये M2 है, ये M3 है। अगर तीनों मास इक्वल होते तो टेंशन सिमिलर होता, T तीनों मास अगर इक्वल होते तो। समझ में आ रही बात? ओके, और क्या किया गया कि स्ट्रिंग की जो मास है उसे मासलेस हम मान लेते हैं। ओके, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है कि जो मैंने कहा कि सेम एक्सेलरेशन से तीनों मासेस मूव करेंगे। अगर सेम एक्सेलरेशन से तीनों मासेस मूव करे तो एक की एक्सेलरेशन जो होगी, लाइक पूरे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी, वही एक बॉक्स की एक्सेलरेशन होगी, एक ब्लॉक की एक्सेलरेशन होगी। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होती है फोर्स बाय मास। तो तीनों को मिला के मैं अगर एक सिस्टम मान लेता हूं, तीनों को मिला के एक सिस्टम मान लेता हूं, मैं समझता हूं कि तीनों बॉक्स ऐसे ही है, एक बड़ा बॉक्स, तो क्या हो जाएगा इसका मास m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यही हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा। समझ में आ गई ना बात? यही हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। समझ में आ गए? अब देखो, आगे बढ़ते इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या क्या होगा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो T1 इस तरफ है, F इस तरफ है, तो F ज्यादा है तो F माइनस T1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M1A। F माइनस T1 इक्वल्स टू M1A।
ए, ये हम लिख देंगे। ओके, क्योंकि इसकी एक्सीलरेशन किधर है, इस तरफ है। ओके, अब देखो और क्या लिख सकते हैं, इसकी अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इसमें क्या लग रहा है, एक टेंशन इस तरफ है, एक टेंशन इस तरफ है, मतलब T1 माइनस T2 मिला के क्या हो जाएगा, इसका एक्सीलरेशन m2 है। और क्या है m3 का, तो m3 में देखो सिर्फ टेंशन इसको फील हो रहा, दैट इज T2 इक्वल्स टू m3a। ठीक है, अब यहां से मैं T1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m2a प्लस T2, T2 क्या है, m3a, तो T1 क्या हो जाएगा, m2 प्लस m3 इंटू a हमने क्या निकाला, a हमने निकाला f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये हम लिख सकते हैं f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया T1। इसको और थोड़ा अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखे और थोड़ा अच्छे से लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू m2 प्लस m3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू f। ठीक है, सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा, T2 क्या है, m3a है, तो m3 इंटू a क्या है, f बाई, मतलब m1 m3 लिख दिया, m1 प्लस m2 प्लस m3 टू f। ये क्या आ गया हमारा, दोनों स्ट्रिंग के बीच का टेंशन हमें मिल गया। ठीक है, तो टेंशन हमें मिल गया। अब अगर आपको याद रहे ये फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट पुट करके सॉल्व कर लो, अगर याद नहीं रहे तो कैसे निकालना है वो तो पता चली गया है। ये तीन क्या है, ये तीन फ्री बॉडी इक्वेशन है, ये पहला, ये दूसरे बॉडी का और ये तीसरे बॉडी का। ठीक है, ये तीन फ्री बॉडी डायग्राम्स या फिर फ्री बॉडी इक्वेशंस आप बोल सकते हो। ठीक है, समझ में आगे बात। अब नेक्स्ट सिस्टम की ओर देखते हैं। दूसरा जो सिस्टम हम देख रहे हैं क्या है, मास ऑन स्मूथ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मतलब एक मास को स्मूथ सरफेस पे रखा गया है विथ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, पिछले वाला क्या था, स्ट्रिंग लगा हुआ था, अब एक डायरेक्शन से इस पे फोर्स अप्लाई किया गया है। क्या कहा है कि स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस मतलब कि हमने मान लिया कि फ्रिक्शन जो है वो जीरो है। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो है जीरो। ओके, अब अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करता हूं F फोर्स, और ये क्या है, तीन मासेस है, इसको मानते हैं M1 M2 और M3। ठीक है, M1 M2 M3 हम तीन मासेस मान लिए हैं, कनेक्ट करके रखा है, एक तरफ से फोर्स लगा रहे। तो जैसे कि पहले हमने समझा था कि इस पूरे सिस्टम की एक्सीलरेशन होगी कुछ है, क्योंकि एक तरफ से फोर्स मिल रहा है तो उसी तरफ वो मूव करेगा, आप अगर पुश कर रहे हो तो मूव करेगा उसी तरफ। ठीक है, लेकिन ए एक्सेलरेशन से मूव करा। इस ए एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि तीनों के तीनों ब्लॉक जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, ये तो कंसीडरेशन है। ठीक है, तो इसलिए तीनों को मिला के हम एक सिस्टम मान लेते हैं जिसकी मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो अगर एक सिस्टम मान ले तो इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, a इक्वल्स टू f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये हो जाएगी एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखो बहुत एक समझने वाली बात और भी है कि अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूं तो मुझे एक रिएक्शन फोर्स मिलेगा वापस, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये कौन कहता है, ये कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये अगर F फोर्स लगाए तो इससे भी कुछ एक रिएक्शन फोर्स आएगा। सपोज करते हैं F1, सपोज कर लेते हैं F1 फोर्स से रिएक्शन मिला। अब देखो F1 इक्वल्स टू F कब होगा, फॉर मास M1 के लिए, राइट। तो M1 पे कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जस्ट इस सरफेस पे। आप देखोगे एक फोर्स F जो एक्सटर्नल है और एक F1 है जो कि रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, वैसे ही M2 भी M1 पे लगा रही है फोर्स। देखो मैं अगर ये तीन ब्लॉक वाला सिस्टम है, कॉमन सेंस लगाओ, मैं अगर इसे पुश करूं
तो क्या मैं डायरेक्टली M2 को कर रहा हूं? नहीं। डायरेक्टली M3 को पुश कर रहा हूं? नहीं। डायरेक्टली किसको पुश कर रहा हूं? M1 को पुश कर रहा हूं। तो एज अ रिजल्ट मैं M1 पे फोर्स लगाए, M1 ने जाके M2 पे लगाया, ठीक है, और वही M2 ने जाके M3 पे लगाया। तो ये जो F2 होगा वो किस पे लग रहा है? M1 पे। अल्टीमेटली तो मैन पे ही लग रहा है, बट ये इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? F2 इस तरफ एंड दिस विल बी F3। दीज आर थ्री द रिएक्शन फोर्सेस, F1, F2 एंड F3। ठीक है, तो ये हम समझ रहे। अगर मैं फिर इसके इक्वेशंस को अगर बनाता हूं तो क्या मुझे मिलेगा? देखो, F माइनस F1 इक्वल्स टू M1A। M1 के एक्सीलरेशन इस तरफ, F माइनस F1, ये जितना फोर्स होगा वो किसके काबिल होगा? N1 के एक्सीलरेट करने के काबिल होगा। ठीक है, वैसे ही F2 माइनस F3 अगर करूं, ठीक है, ये जो फोर्स होगा इससे कौन एक्सीलरेट हो रहा है? M2 एक्सीलरेट हो रहा है। और F3 फोर्स से कौन एक्सीलरेट हो रहा है? F3 फोर्स से एक्सीलरेट हो रहा है M3। ठीक है, तो ऑन एवरी मास अगर देखो, ऑन मास M1 इस पे क्या चल रही है? इस पे लग रही है जो फोर्स F इक्वल्स टू F1, ठीक है। और ऑन मास M2, ऑन मास M2 इस पे कौन सी फोर्स लग रही है? M2 पे अगर देखा जाए कि कौन सी फोर्स लग रही तो क्या है? F2 माइनस F3 इक्वल्स टू M2A, ये हमने देखा था। तो M2 पे अगर मैं देखूं कि इस पे नेट फोर्स क्या है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? दैट इज F2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? M2 प्लस F3। तो F3 के वैल्यू क्या है? M3A। तो M2 प्लस M3 बाय A क्या है? F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। सिंपल सी बात है, देखो, ठीक है, इनटू F। ओके, वैसे ही ऑन मास M3 अगर मैं देखूं तो फोर्स F3 जो इसका निकलेगा वो क्या निकलेगा? F3 क्या है? M3 इंटू A। तो सिंपली लिख दूंगा M3 बाय A की वैल्यू क्या है? F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। M3 इंटू क्या है? F है। समझ में आ रही है बात? ओके, तो देखो यहाँ पे F1, F2, F3 तीनों ही हमने निकाल लिया। F1 किसके बराबर हो रहा है? F के बराबर। F2 किसके बराबर हो रहा है? इस वैल्यू के बराबर। एंड F3 इस वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपली आप लगा दो। अब इसमें मैं एक स्पेशल केस बताता हूं कि अगर तीनों मास हो गए इक्वल, अगर भैया तीनों मास हो गए इक्वल, तो हम क्या करेंगे? देखो, नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं और देखता हूं कि तीनों मास अगर हो जाते इक्वल, दैट इज M। अगर मैं तीनों मास को M मान लेता हूं, इक्वल मास है, तो इसकी एक्सीलरेशन क्या होगी? F बाई 3m। सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, F बाई 3m हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि M1 प्लस M2 प्लस M3 करते, अब तीनों मास इक्वल है तो 3 इंटू M। बहुत बढ़िया। अब देखो, ये तो आ गया एक्सेलरेशन। इस तरफ अगर फोर्स है और इस तरफ दी गई है, इस तरफ हो रही है एक्सेलरेशन, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन होगी। अब इसमें से हमें क्या समझने को मिल रहा है? इसमें से हमें यह समझने को मिल रहा है कि इसके बीच का जो रिएक्शन फोर्सेस होगा, F1 तो ये होगा ना, F1, F2, F3, ये कैसे होगा? तो सिंपली मैं दिखाता हूं आपको F2 को। ठीक है, F2 के बारे में जानते हैं। तो F2 का हम जो पिछले वाले, मतलब इसके लिए जब सॉल्व कर रहे थे, तो जो हमने इक्वेशन निकाला था वो क्या था? M2 प्लस M3 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F, ये हमने निकाल रखा था। अब देखो, तीनों मासेस इक्वल है, तो M2 प्लस M3 मतलब M प्लस M यानी कि 2M, और यहां पे आ गया 3M। सो 2 बाई 3 F। ठीक है, तो इसको मैं अगर F2 यहां से निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2 बाई 3 F। कैसे हुआ? क्योंकि ऊपर हो जाएगा 2M बाई 3M इंटू F। M विल कैंसिल आउट,
2/3F, मतलब मैंने फोर्स लगाया F, ठीक है, F2 जो मुझे मिलेगा यहां पे वो क्या मिल रहा है 2/3F, ठीक है 2/3F। सिमिलरली F3 के लिए अगर मैं देखूं, F3 के लिए अगर मैं देखूं तो वहां पे क्या था, F3 का फॉर्मूला क्या था, M/M1 + M2 + M3 × F, मतलब M मतलब M1 सॉरी M3/M1 + M2 + M3 × F, पिछले वाले जाके देख लो, ठीक है। तो यहां पे सारे के मासेस सेम, मतलब 1/3F, ये क्या आ जाएगा 1/3F, ठीक है। तो एक बार अगर आप समझोगे इसको कि जो फोर्स मैंने डाला वो जितने मासेस रखे हुए उसके अकॉर्डिंग ये डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है। 3 मासेस है तो पहला हो गया 3/3F, मतलब कि सिंपल F, और दूसरा हो गया 2/3, तीसरा हो जाएगा 1/3। तो अगर मैं 5 मास कंसीडर करता हूं, ठीक है 2 3 4, हाँ, तो ये है मास M M M M M, ठीक है। पांचों इक्वल मासेस है लेकिन बस कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है, इक्वल मासेस के ब्लॉक है, कनेक्टेड है। अब अगर मैं इस पे लगाया फोर्स F, तो वो फोर्स कैसे डिवाइड होगा, अगर ये है फोर्स F तो इस पे कितना लग रहा है, जो रिएक्शन फोर्स जस्ट इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा 4/5F, ठीक है। इस पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा 3/5F, 2/5F और 1/5F। समझ में आ रही है ना किस तरह से डिवाइड होता जा रहा है फोर्स। देखो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इस पे बेस्ड ना बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको पूछ देंगे तो बहुत सारा लंबा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा, बट अब देखो मास सेम है तो हम इस तरह से निकाल देंगे। कंसिडरेशन इस वाले पूरे सिस्टम में हमने क्या रखा है कि जो फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है, ये समझ में आ गया। 7 हो गया तो क्या हो जाए, इस यहां पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, हमें 5/5F मिल रहा है, ठीक है। मतलब 5/5 मतलब क्या होता है, सिंपली F, तो यहां पे F1 इक्वल्स टू हो जा रहा है F, यहां पे F2 इक्वल्स टू 4/5F, F3 इक्वल्स टू 3/5F, ठीक है। जितने सिस्टम रहेंगे, जितने मासेस रहेंगे इक्वल मासेस, उतने से ये डिवाइड होता जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये इंटरेस्टिंग चीज थी इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, अ फोर्स F इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन मास M1 एज शोन इन द फिगर। देखो फिगर में बना देता हूं, ये है मास M1, ठीक है, और ये है मास M2, दोनों क्या है कांटेक्ट में है, और M1 पे लगाया गया है फोर्स और ये है M2। पूछा क्या गया है, फाइंड द कांटेक्ट फोर्स बिटवीन M1 एंड M2, इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इन दोनों मिला के इसका एक्सीलरेशन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ। क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन है, क्योंकि दोनों को मिला के हमने मान लिया है क्या, एक सिस्टम मान लिया है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम एक्सीलरेशन निकाल के। एक्सीलरेशन क्या होती है, फोर्स बाय मास, मास किसकी M1 प्लस M2 की मास। अब ये रिएक्शन फोर्स इन दोनों के बीच का इस तरफ लग रहा हो या फिर इस तरफ किसी भी डायरेक्शन में लग रहा हो, कांटेक्ट फोर्स पूछा है। तो कांटेक्ट फोर्स पूछा है तो उसको हम मान लेते हैं F डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 ने लगा रहा होगा फोर्स, तो दैट इज M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू F। ये हमने देखा था, सिंपल हो गया, ये हो गया कांटेक्ट फोर्स। छोटा सा एग्जांपल हमने किया है, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। एक और छोटा सा सिस्टम है, इस सिस्टम में हम क्या जान रहे हैं, इसमें हमने क्या किया कि जो सिस्टम को हमने हॉरिजॉन्टली प्लेन पे रखा था फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, उसको मैंने अब बस एक हुक से नीचे लटका दिया। तो नीचे लटकाने से क्या होता है कि एक इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करने लगती है। तो ये अगर है M1, ये अगर है मास M2, इस पे टेंशन कितनी लग रही है T1, इस पे टेंशन लग रही है T2, ठीक है। अब मैं अगर T2 को पहले निकालता हूं कि T2 क्या है। अच्छा सिंपली बताओ कि अगर मैं इसे नीचे कोई फोर्स एक F से खींच रहा हूं, ठीक है, बस मैंने फोर्स लगा रखा है, लेकिन इसकी एक्सीलरेशन होगी क्या,
नहीं होगी, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बना हुआ है। हाँ, अगर मैं बहुत जोर से खींचूं तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, तब इसकी एक्सेलरेशन हो सकती है। बट अभी क्या है, मैं बस इतना ही फोर्स लगाया ताकि ये बस बैलेंस्ड रहे, मतलब इसके एक्सेलरेशन नहीं है। तो इस केस में क्या है, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब किसी भी तरफ एक्सेलरेशन नहीं है, हो रही है, मतलब फोर्स जो है वो इक्वल है, बैलेंस्ड फोर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, बैलेंस फोर्स बोल सकते हैं। ओके, सो T2 को कैसे लिख सकते हैं, T2 किसके बराबर होगा, ये फोर्स जो नीचे के बराबर, नीचे जो फोर्स लगा रहा हूं उसके बराबर, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2। और एक फोर्स कौन सा लगेगा, जो इसका मास है वो भी तो नीचे एक्ट कर रहा है, मास की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो भी तो नीचे एक्ट कर रही है। सो दैट इज T2 इक्वल्स टू हो जाएगा F प्लस m2g। ठीक है, और T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा F प्लस T1 जब हो रहा है, T1 को क्या महसूस होगा कि क्योंकि T1 के नीचे तो दो मास है, तो दो मास है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल क्या हो जाए, फोर्स क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू जी। सो F प्लस m1 प्लस m2 इंटू जी। सो दिस विल बी द सिंपल टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये हमने जाना है, इसकी एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है एग्जांपल, अ 5 kg ब्लॉक हैज अ रोप ऑफ मास 2 kg। मतलब यहाँ पे ये जो रोप है ना, इसकी भी मास दी गई है। ठीक है, ये जो रोप है इसकी मास दी गई है, दैट इज 2 kg। ओके, अटैच टू इट्स अंडर साइड एंड अ 3 kg ब्लॉक। सो दिस ब्लॉक इज 3 kg का। Okay, now suspended from the other end of the rope, the whole system is accelerated upward। मतलब जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है by 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर by an external force of F0। तो ऑब्वियसली इस तरफ फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन भी इसी तरफ हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन भी दी गई है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन दी गई है। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज एफ नेट, एफ नेट क्या है। ठीक है, एफ नॉट क्या है, जो टोटल फोर्स है। तो देखो यहाँ पे जो मास है ये किस तरह से डिजाइन है, देखो यहाँ पे 5 kg का ब्लॉक है, नीचे 3 kg की एक और ब्लॉक है, लेकिन ये जो रोप लगी हुई ना इसकी भी मास है 2 kg। ठीक है, तो ये हो गया टोटल मास, दैट इज 5 on 3 + 2, ये हो गया टोटल मास, दैट इज 10 kg। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 10 kg। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं टोटल मास तो वो क्या है, 10 kg है। ठीक है, और ये जा रही है ऊपर, एफ नॉट क्या होती है, मास ऊपर ये जा रही है। ओके, और नीचे इसका एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, लेकिन एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रही है इसे, जिसकी वजह से इसका होल फोर्स एक लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg। सो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं, तो अगर मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूं फॉर क्वेश्चन नंबर ए, कि इस पूरे को हम एक सिस्टम मान लेते हैं, दैट इज 10 kg का एक सिस्टम है। ठीक है, 10 kg का एक सिस्टम है जिसके ऊपर लग रही है फोर्स F0 और नीचे लग रही है क्या, mg। ठीक है, और इसके एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, F0 माइनस mg इक्वल्स टू ma, ये हम लिख सकते हैं। अब F0 हमें निकालनी है, तो F0 इक्वल्स टू m इंटू a प्लस g। सिंपली मास क्या है, 10 kg। ठीक है, टोटल मास। अब एक्सेलरेशन कितनी है, 2 प्लस ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मानते हैं हम 10। सो 2 इंटू 10, सॉरी 2 + 10 दैट इज 12, 12 इंटू 10 120 न्यूटन। ये आ गया पहला 120 न्यूटन, समझ में आ गई बात। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रोप, इस फोर्स पे कितना नेट फोर्स लग रहा है। क्या से फोर्स क्या होता है, देखो नेट फोर्स क्या है, एक्चुअली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसकी, रोप की मास। सो फोर्स पे क्या, फोर्स क्या है, नेट फोर्स, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर। ओके ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, मास कितनी है इसकी, 2।
तो 2 kg मास, रोप की मास, यहाँ पे रोप की मास बात हो रही है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम. इफ द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन दिस रोप इज आल्सो एक्सेलरेटिंग विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट्स प्रीटी क्लियर. तो ये कितना हो गया, 4 न्यूटन का फोर्स इसे महसूस हो रहा है. किसको, रोप को. ओके अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप. इस रोप के मिडिल पॉइंट पे क्या टेंशन महसूस हो रहा है. तो अगर मैं इस रोप का मिडिल पॉइंट कंसीडर करता हूं, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. ओके अगर मैं इसका मिडिल पॉइंट ये कंसीडर करता हूं, ठीक है, तो मिडिल पॉइंट से अगर मैं, मतलब क्या है, पूरी रोप की मास क्या है 2 kg. अगर मैं मिडिल पॉइंट से कंसीडर करूं तो मैं 1 kg कंसीडर कर सकता हूं. क्यों, बिकॉज आई एम कंसीडरिंग यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. इसीलिए आधे रोप की मास हो गई 1 kg. ठीक है, तो ये इसको हमने एक सिस्टम मान लिया. 1 kg मास ऑफ रोप प्लस 3 kg. ठीक है, इसको हमने मिला के मान लिया कि एक 4 kg की मास है. ठीक है, 4 kg की मास है, जिसके ऊपर लग रही है क्या, टेंशन, और नीचे क्या लग रही है, mg, दैट इज 4 into g, और एक एक्सीलरेशन क्या है ऊपर की ओर, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये लिखते हैं. ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहां पे सॉल्व करेंगे, पहले तो ये बात है. देखो यहां पे हम सॉल्व करते हैं ऑप्शन सी को, क्वेश्चन नंबर सी को, कि यहां पे ऊपर लग रही टेंशन. सो टेंशन -4g इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन. मास कितनी मास, 4 kg. सो 4 into 2, राइट, 4 into 2. 2 क्या है, एक्सीलरेशन है. अब सॉल्व करो, t को क्या हो जाएगा, 4 into 2 8 प्लस 4 into 10 40. सो इट विल कम, टेंशन कितनी आ जाएगी, 48 न्यूटन. समझ में आ गई बात, 48 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर. तो ये निकल गया क्या, टेंशन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रोप. ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया है कि रोप की जो मास डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है. तो आधे रोप की मास, अगर पूरी रोप की मास 2 kg, तो आधे रोप की मास हम 1 kg कंसीडर कर सकते हैं. एक दूसरा सिस्टम क्या है, मास पुली सिस्टम. लेकिन ये दूसरे मास पुली सिस्टम से कैसे अलग है, क्योंकि एक जो मास है यहां पे जिसपे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसे m2 m1 मानते. दिस इज m1, दिस इज m2. ठीक है, तो m2 पे लग रही है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस इज द m2g ग्रेविटेशनल फोर्स. लेकिन इस पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं है. तो अब देखो, अब क्या हो रही है कि यहां पे पुली में एक टेंशन है और यहां पे टेंशन है, राइट. पुली में, सॉरी, स्ट्रिंग में टेंशन होती है ना. अब इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं दोनों का, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, अच्छा, इसकी एक्सीलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि वी हैव कंसीडर्ड m2 इज ग्रेटर देन m1. तो m2 अगर भारी होगा तो ऑब्वियसली ये चीज नीचे आएगी. ठीक है, कॉमन सेंस कहता है, इसमें फिजिक्स की, मतलब फिजिक्स इतना समझने की कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है ये. ओके, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं. तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाऊं, मतलब ऑब्वियसली इसको अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करता हूं, तो इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये पूरी की पूरी बॉडी नीचे जा रही है, दैट मींस m2g इज ग्रेटर देन टेंशन. सो m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a. ये मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं. और क्या लिख सकता हूं, t इक्वल्स टू m1a. ये लिख सकता हूं, जिस तरफ टेंशन है एक्सीलरेशन m1 है, इसकी एक्सीलरेशन किस तरफ है, इसी तरफ है, m1a इक्वल्स टू टेंशन. समझ में आ गई बात. अब देखो इन दोनों इक्वेशन से जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, m2, सॉरी यहां पे स्मॉल m लिख देते ना, क्योंकि मैंने पूरा कैलकुलेशन स्मॉल m को रख के कर दिया है. m2 स्मॉल m1. ओके, तो m2g ओके, अब यहां से क्या आएगा, m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू g. ठीक है, ये आ गई क्या, एक्सीलरेशन. कैसे है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगी, टी कट जाएगी, यहां से एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी, अगर m1 प्लस m2 का जो एक्सीलरेशन होगा उसको मैं a कॉमन ले लूंगा, तो फिर a की वैल्यू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी. समझ में आ गई. टेंशन कैसे निकालेंगे, तो इसी वैल्यू पे टेंशन क्या है, m1 इंटू a, तो a के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो टेंशन क्या आ जाएगी,
m1 m2 इंटू m1 प्लस बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये मिल गया क्या, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो आप समझते हैं इंक्लिनेशन प्लेन पे रखी मास के सिस्टम को। ठीक है, तो देखो इसमें हमने क्या कंसीडर किया है कि एक मास है, ओके, जो कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है जिसकी इंक्लिनेशन एंगल है थीटा। ओके, इसकी हाइट क्या है h, एंड ये जो लेंथ है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ की लेंथ है, इसको हमने माना है l। अब देखो इस वाले मास का अगर मैं यहां पे एक फ्री बॉडी डायग्राम जैसा बनाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पे एक मास रखी हुई है, ठीक है। अब सपोज इसकी मास है m, ये है हाइट h एंड दिस इज लेंथ l। ओके, तो इस मास में क्या हो रहा है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रही है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, जस्ट जो प्लेन है अर्थ के परपेंडिकुलर होती है। सो इसे हम लिख सकते हैं mg यहां पे, राइट। बट क्या सिर्फ यही ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, नहीं है, इसके साथ साथ एक इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपोनेंट लग रही है इस तरफ, दैट इज, और ये एंगल मैं बता देता हूं, दैट इज थीटा, ये है mg साइन थीटा, और इस तरफ लग रही है जो, वो क्या है, mg cos थीटा वाला कंपोनेंट, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा है। कैसे, लाइन्स एंड एंगल से, दिस लाइन, ये जो एंगल अगर थीटा है सो दिस एंगल विल बी थीटा, ये हमने पढ़ रखा है। ओके, अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज क्या इसमें से समझ आती है कि ये है mg साइन थीटा, मतलब बिना कोई फोर्स लगाए भी बस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इसकी एक एक्सेलरेशन जो डाउन द प्लेन हो रही है, डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक हो रही है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे जो स्लोप्स वाले रोड्स होते हैं, जब आप बाइसाइकिल चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो तो क्या करते हैं कि जो स्लोपिंग रोड होती है तो उसमें अचानक से आपकी स्पीड क्या है, बढ़ जाती है, या फिर हम क्या करते हैं कि वहां पे पैडलिंग करना छोड़ देते, तो इसलिए खुद ब खुद नीचे की ओर जा रहे होते हम। क्यों जा रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स mg साइन थीटा। इसी फोर्स के वजह से जैसी स्लोपिंग आती है हम नीचे को जाने लगते हैं। समझ में आ रही बात कि क्यों ऐसा होता है। स्लाइड्स में हमने देखा है, जो बचपन में हम स्लाइड्स किया करते थे, पार्क वार्क में लगी होती थी, कि हम ऊपर बैठते और नीचे स्लाइड करके चले जाते। क्यों आते थे उस स्लोप से नीचे, राइट, बिकॉज ऑफ mg साइन थीटा। ठीक है, ये एक कंपोनेंट है ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो इसी वजह से ये जा रही है। ओके, नाउ अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर मैं निकालना चाहूं, ये होगी फ्री बॉडी डायग्राम, तो कहीं भी इंक्लिनेशन का प्रॉब्लम हो, इंक्लाइन प्लेन पे मास रखी वाली प्रॉब्लम हो, तो इस तरह के फ्री बॉडी डायग्राम आप इजीली बना लोगे। ओके, अब समझते हैं जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे ना तो इस फ्री बॉडी डायग्राम में और भी कुछ ऐड करेंगे। ओके, अब देखो क्या समझने वाली बात है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी एट जस्ट दिस पॉइंट, मतलब जब एंड हो रहा होता है वो इंक्लाइन प्लेन, तो कौन से वेलोसिटी, तब क्या वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसकी हो ही रही है mg sin थीटा, राइट, तो एक्सेलरेशन हो रही है मतलब वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। तो एट लास्ट पॉइंट पे क्या होगी वेलोसिटी, उसको हम जानते हैं, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये लिखते हैं। यहां से जब अगर, और ये क्या है, रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो v की वैल्यू क्या होगी, u स्क्वायर यहां पे 0 हो जाएगा अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो v की वैल्यू क्या होगी, √2gh, ठीक है, √2gh। ये जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे वो क्या होगी, √2gh। अब gh को l के टर्म्स में हम कैसे लिख सकते, उसको लिख सकते 2gl साइन थीटा। अब पूछोगे कैसे लिख दिया साइन थीटा, तो अगर ये ट्रायंगल है, ये h है, ये l है और ये थीटा एंगल है, तो साइन थीटा क्या होगा, p/h, राइट, क्या होती है p/h, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो h/l, हाइपोटेनस l है तो h इक्वल्स टू l साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, बेसिक मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा 2gl साइन थीटा, ये हमें क्या मिला, वेलोसिटी। ओके, अब अगर पूछा जाए कि टाइम कितनी लग रही है ऊपर से जस्ट इस पॉइंट से यहां तक आने में, टाइम कितनी लग रही है, तो टाइम कैसे निकालते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस केस में क्या होगा, हाफ gt स्क्वायर, मतलब ये जो इक्वेशन है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या है? अच्छा, एक्सीलरेशन सिर्फ जी नहीं है, हमें इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन चाहिए ना, तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? जी साइन थीटा है। तो यू क्या है? यू इज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई थे, ये पूरा टर्म जीरो। एस क्या है? डिस्टेंस क्या है? एल है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है? एल है, इक्वल्स टू हाफ। अब एक्सीलरेशन की जगह पे जी साइन थीटा, ओके, इनटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये भी टी स्क्वायर। अब अगर मैं टी की वैल्यू निकालता हूं यहां से, तो मुझे क्या मिलेगा? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2l बाई जी साइन थीटा, ठीक है, जहां से मैं t की वैल्यू को लिख सकता हूं t इक्वल्स टू रूट अंडर 2l बाई जी साइन थीटा। इजीली लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको अगर मैं h के टर्म्स में लिखूं तो h क्या होती है? h इक्वल्स टू l साइन थीटा, तो l क्या हो जाएगी? l क्या हो जाएगी? h बाई साइन थीटा, तो h बाई साइन थीटा यानी कि 2h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगी? 1 बाई साइन थीटा रूट अंडर 2h बाई जी। समझ में आ गई? तो ये क्या हो रहा है? टाइम, दिस इज द टोटल टाइम टेकन बाय द मास m ड्रॉपिंग स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑल द वे, ठीक है। यहां तक आने में कितनी टाइम लगी इसे जस्ट ऊपर से। समझ में आ गई ना बात? कि देखो इस तीनों, अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें अगर h के टर्म्स में दिया रहे तो ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो, l के टर्म्स में दिया रहे तो ये वाली फॉर्मूला यूज कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो। फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे डिराइव कर लो, कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? अब इस पे बेस्ड और एक दो सिस्टम को पढ़ते हैं जहां पे इसी मास से कनेक्टेड पुली रहती है। देखो एक और इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम नहीं मतलब एक जनरलाइज फॉर्म जो है वो क्या है, मास पुली सिस्टम का ही है, बट दिस वन ऑफ द मास इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन एंड वन ऑफ द मास इज जस्ट सस्पेंडेड थ्रू द पुली। समझ में आ रही? एक को हम इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, एक को पुली पे लटकाया है, ठीक है। अब इससे क्या हो रही है, इसको हम मानते हैं कि ये है मास m1, ये है मास m2, इस पे टेंशन लग रही है T, इस पे लग रही है टेंशन T, इस इंक्लिनेशन प्लेन की एंगल है थीटा, इसके नीचे क्या लग रही है m2g। m2g इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे एक्ट हो रही है। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है? m1g साइन थीटा कंपोनेंट, क्योंकि जस्ट इसके परपेंडिकुलर g लग रही है, ठीक है। और हम क्या कंसिडर करते हैं? कंसिडर दैट m2 इज मूविंग डाउनवर्ड्स। अगर m2 डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो इसकी एक्सीलरेशन इस तरफ होगी, है ना। कॉमन सेंस बताओ, इसको अगर मैं खींचूं तो ये ऊपर ही जाएगा ना, इसको अगर मैं खींचूं तो ये ऊपर जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। तो m2g, अगर इससे भी फिर अब दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे, एक m2 के लिए एक m1 के लिए। m2 के लिए क्या हो जाएगा? m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे है। इसके लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन बन जाएगा t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें से मैं एक्सेलरेशन को लिखूं तो एक्सेलरेशन को क्या कैसे लिख सकता हूं? m2 माइनस m1 साइन थीटा बाय m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। एक्सीलरेशन देखा हमने, अब देखते हैं टेंशन क्या होगी। तो टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? T इक्वल्स टू m1 m2 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये कहां से निकाला हमने? ये जो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी ना, इसके एक्सेलरेशन, सॉरी ये तो नीचे की तरफ थी एक्सेलरेशन, है ना, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से निकाली। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम के इक्वेशन से हमें क्या मिला था? m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, ये था। तो यहां से टेंशन क्या हो जाएगी? m2g माइनस m2a। सो m2 इफ वी टेक कॉमन तो ये क्या आ जाएगा? g माइनस a। अब a के जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, m2 माइनस m1 इंटू
m1 sin थीटा बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, इसको पुट करेंगे तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी वो इतनी निकल जाएगी। ठीक है, अगर केस उल्टा होता है, मतलब m2 इज मूविंग डाउनवर्ड की जगह इफ m2 इज मूविंग अपवर्ड, अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, तो इसके एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो जा रही है चेंज। क्या हो जा रही है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो जा रही है चेंज। तो ये जो ऊपर मूव करने लगा और ये क्या हो रही, ये नीचे मूव करने लगेगी, मतलब स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो इस केस में जो एक्सीलरेशन होगी वो भी कैलकुलेट करके देखेंगे कैसे निकाले थे एक्सेलरेशन, हम कैसे निकाले थे, एक फ्री बॉडी डायग्राम से एक्सेलरेशन निकाले थे, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी आए। ठीक है, वैसे ही फिर ए की वैल्यू को पुट किया टेंशन वाले इक्वेशन में तो हमने टी निकाल दिया। ठीक है, वैसे ही अगर फिर से मैं ए निकालूं तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ m1 साइन थीटा माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, ये एक्सीलरेशन आएगी। उस केस में टेंशन क्या होगा, कुछ अलग होगा क्या या सेम रहेगा, बताओ। अलग नहीं होगा, क्योंकि टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग तो उतनी ही रहेगी। ठीक है, अगर सेम एक्सीलरेशन ए से ये वापस मूव कर रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसमें तो वो सेम ही रहेगी। ओके, तो क्योंकि टेंशन किस पे डिपेंड कर रही है, इंक्लिनेशन एंगल पे, ये थीटा पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, m1 पे, m2 पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हो चेंज हो या फिर कुछ भी रहे तो टेंशन तो वही रहेगी, सो टेंशन विल बी द सेम, मतलब यही हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो अब देखो जो केस है इसमें क्या अलग दिख रहा है, पहले वाला जो इंक्लाइन प्लेन था ना उसमें बस एक एंगल चेंज थी। ठीक है, एंगल था और एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा हमने इंक्लाइन प्लेन बनाया था। बट अगर इंक्लाइन प्लेन ही इस तरह का हो, मतलब एक इस टाइप का ट्राइंगल बने इंक्लाइन प्लेन, मतलब इधर से भी इंक्लाइन है इधर से भी इंक्लाइन है, अगर देखा जाए तो ये दो इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन है, ये एक इंक्लाइन प्लेन ये एक इंक्लाइन प्लेन। तो इसमें क्या लग रही है, m1 g साइन अल्फा, इस तरफ क्या लग रही है, m2 g साइन बीटा, बिकॉज ऑफ दिस एंगल बीटा। ओके, तो ये दोनों की तरफ होगी टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग T, ये है टेंशन। अब देखो हमने कंसीडर क्या किया है कि m2 मूव्स डाउनवर्ड्स, मतलब m2 ये नीचे जा रही तो ये ऊपर जा रही है, तो इफ द एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, ओके, एक्सीलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन। अब अगर मैं एक्सीलरेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सीलरेशन A इक्वल्स टू साइन, सॉरी नॉट साइन, m2 साइन बीटा माइनस m1 साइन अल्फा बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, दोनों एंगल इंक्लाइंड है, ठीक है, दोनों प्लेन इंक्लाइंड है, और टेंशन यहां से मैं कैसे निकाल सकता हूं, टेंशन विल बी m1 m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, रेडीमेड फॉर्मूला आपके लिए तैयार है, इंटू जी। ओके, तो ये है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग, ये है एक्सेलरेशन। कैसे निकाला हमने, कुछ भी नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम से निकाला है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। फ्री बॉडी डायग्राम इसकी अगर आप बनाओगे तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, mt माइनस m1g इक्वल्स टू m1a, इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a, सॉरी m2g साइन बीटा इक्वल्स टू m2a। ठीक है, तो ये यही होती है इक्वेशन। इसकी इक्वेशन मैंने क्या बताया था, t माइनस m1g साइन अल्फा। ओके, साइन अल्फा मैंने मिस कर दिया था, कोई बात नहीं। ओके, तो समझ में आ रही है एक्सीलरेशन कैसे होगी, टेंशन कैसे होगा। तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल आगे आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। क्या कह रहा है एग्जांपल, एग्जाम्पल, a 10 kg block kept on an inclined plane is pulled by a string by applying a force of 200 Newton. Okay, now 10 Newton force is also applied on 10 kg block. Calculate the tension in the string. Okay, अब देखो यहाँ पे क्या कहा, क्वेश्चन में ही एक आंसर छुपा हुआ है।
A 10 kg block kept on inclined plane is pulled by a string of applying 200 न्यूटन। मतलब स्ट्रिंग से खिंची हुई है जो पुलिंग फोर्स है उसकी, ये जो 10 kg वाली ब्लॉक है इसकी जो पुलिंग फोर्स है वो क्या है, टेंशन है ये, तो यही दी गई है 200 न्यूटन। तो सिंपली हम टेंशन इन द स्ट्रिंग T इक्वल्स टू 200 न्यूटन लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे, मतलब सोच समझ के ही लिखेंगे बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। दूसरा केस क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द 10 kg ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द 10 kg ब्लॉक, ये इस तरफ हो रही है, इस तरफ एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है दैट इज 10 न्यूटन का, तो इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ओके, एक्सेलरेशन इस तरफ में कौन सा फोर्स लग रहा है, दैट इज 10 mg sin 30 डिग्री, राइट, तो sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो कैसे लिख सकता हूं, T माइनस T माइनस 10, ठीक है, T माइनस 10 क्यों, क्योंकि टेंशन उस तरफ है, -10 दैट इज द अप्लाइड फोर्स इधर। ठीक है, तो ये नेट फोर्स इस पे लग रहा है जो, और क्या हो रही है, और एक नेट फोर्स क्या है, ये है mg sin 30 डिग्री माइनस mg sin 30 डिग्री इक्वल्स टू ma। अब मास पुट करो दैट इज T इज -10 और ये क्या आ जाएगा, m क्या है 10, g क्या है 10 और sin 30 की वैल्यू 1/2, राइट, सो दिस विल बी 5 इक्वल्स टू 10 इंटू ए। तो इससे हमें देखो अब T की वैल्यू कितनी है, टेंशन दैट इज 200 न्यूटन, तो 200 माइनस 10 माइनस 50 इक्वल्स टू 10A। अब -10 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -60, तो इससे करेंगे तो 140 इक्वल्स टू 10A। तो इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें 10 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन पता चल गई। अब दूसरा क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स ऑन द पुली एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द पुली का क्या मतलब होता है, देखो अगर ये स्ट्रिंग है यहां से लग रही है, इसको मैं मान लेता हूं पुली, तो पुली की एक स्ट्रिंग ये अप्लाई कर रही है कितना, 200 न्यूटन का फोर्स, एक स्ट्रिंग इस तरफ है, ये भी 200 न्यूटन का टेंशन है इसमें। ठीक है, अब जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स मतलब इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, मतलब कुछ इस तरफ, राइट, कुछ इस तरफ इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट, तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा, दैट इज नेट फोर्स, सो एफ नेट लिखते हैं, वो कितनी हो जाएगी, √200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 200 स्क्वायर, तो 200 स्क्वायर को अगर बाहर निकाले तो 200 आ जाएगा √2, दिस विल बी द नेट फोर्स। समझ में आ गया क्या था क्वेश्चन, कितना इजी था क्वेश्चन, 2 विल बी द नेट फोर्स। ठीक है, तो देखो ओके, अब इस क्वेश्चन में ये तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, जस्ट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से। अब अगर यहां पे भी मास दी रहती, यहां पे मास कुछ नहीं थी, तो हमने m2 मान लिया है। ठीक है, क्या मान लिया था हमने, m2 मान लिया था, कुछ मास दी नहीं गई थी, या फिर 5 kg की मास ये बताया नहीं गया था। ओके, तो m2 यहां पे दी गई। अगर यहां पे भी मास है, ओवरऑल एक्सेलरेशन पूछता, तो फिर आप एक्सेलरेशन वाली फॉर्मूला यूज करते। ओके, यहां पे सिर्फ इसकी एक्सेलरेशन पूछी है, तो इसलिए हमने ये सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम वाला इक्वेशन से हमने निकाल दिया है। कंसेप्ट ऑफ स्यूडो फोर्स, तो बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है लॉज ऑफ मोशन का। क्या है ये स्यूडो फोर्स, तो स्यूडो नाम का क्या मतलब होता है, स्यूडो नाम, स्यूडो ये वर्ड का क्या मतलब होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स फोर्स, फॉल्स फोर्स मतलब तो फोर्स पता है, तो फॉल्स फोर्स, अगर फॉल्स ही है तो पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत सारा एप्लीकेशन है, या फिर बहुत सारे जगहों पे आपने देखा होगा। कैसे, मैं बताता हूं। सपोज यू आर ड्राइविंग अ बाइक और यू आर ड्राइविंग अ कार। ओके, तो कुछ भी आप ड्राइव करो तो जैसे आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हो, क्या होती है, आप उसके साथ साथ मूव करते रहते हो कांस्टेंट वेलोसिटी से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है, अगर आपकी और बाइक की या फिर कार की रिलेटिव वेलोसिटी देखी जाए तो वो क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आप एक
बाइक को चला रहे हो, राइट, यू आर राइडिंग वन बाइक, ठीक है, यू आर राइडिंग दिस बाइक, तो आपकी वेलोसिटी v है, बाइक की भी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में, मतलब बिटवीन द मैन एंड द बाइक देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या मानते हैं कि दोनों रेस्ट पे है। मतलब अगर आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए, जो बाहर से देख रहे हैं उन्हें तो आप लगेगा कि दोनों इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v, बट आपके अकॉर्डिंग आपकी बाइक क्या है, रेस्ट पे आपको लगेगी कि मेरा ये जो भी हैंडल है वो रेस्ट पे है, कुछ भी चीज, पूरी बाइक रेस्ट पे है। तो ये इसमें क्या हो रही है कि आपको कोई रिलेटिव वेलोसिटी महसूस नहीं हो रही है। बट अगर जब भी आप ऐसा करते हो कि आप अपनी बाइक को एक्सेलरेट किए या फिर अपने कार को एक्सेलरेट करें, तो तुरंत एक्सेलरेशन के साथ साथ जब तक आप एक्सेलरेट करते रहते हो, देन यू फील अ पुश बिहाइंड, राइट। एक पुश आती है बिहाइंड जो हमें खींच रही होती है। ऐसे हम एक्सेलरेट, जैसे ही एक्सेलरेट होने होता है तो हम एक पुश फील करते हैं। तो ये पुश कहां से आई, ये फोर्स कहां से आई? दैट इज द फॉल्स फोर्स, दैट इज द सूडो फोर्स, ठीक है। तो जब अब आप क्या हो रहे, आपकी बाइक एक्सेलरेट करना चाह रही है, ठीक है, बट कुछ देर जब तक ये एक्सेलरेशन होता रहता है, एक्सेलरेशन मतलब धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये एक इनर्शियल फ्रेम नहीं है। तो ये क्या हो गया, आपकी बाइक एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गई, ठीक है। क्योंकि ये इनर्शिया कब होती है, इनर्शिया को या तो रेस्ट या फिर कांस्टेंट मोशन। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपकी बाइक क्या है, एक्सीलरेट होते जा रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स को जब भी आपको इस टाइप का फोर्स महसूस होता है, तो दैट इज द फॉल्स फोर्स, ओके। इसीलिए हम इस कंसेप्ट को इतनी बारीकी से समझते हैं। अब देखो, सपोज करते हैं कि ये जो बड़ी वाली बॉक्स है, ये विद सम एक्सेलरेशन a0 ये आगे की ओर जा रही है, ठीक है, आगे की ओर जा रही है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये, इसे हम कहेंगे क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इसी बॉक्स के अंदर एक छोटी बॉक्स है, तो इसे वो पुश किधर मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, एंड दैट पुश इज बिकॉज ऑफ दैट सूडो फोर्स, सूडो फोर्स। और ये जो फोर्स है ये किसके अकॉर्डिंग, किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल्स टू द m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके। ये हमेशा क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर फर्क नहीं पड़ता कि कहां पे ऑब्जेक्ट है, डायरेक्शन किसी तरफ भी हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन भले इधर हो या फिर ऊपर हो या फिर साइड में होगी, तो जिस तरफ ये बड़ी वाली नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट करेगी, जस्ट उसके ऑपोजिट हमें लगेगा क्या, सूडो फोर्स, जस्ट उसके ऑपोजिट लगेगा सूडो फोर्स। तो हम यहां पे लिख सकते हैं F सूडो equals to minus ma0, where a0 is the acceleration of non-inertial frame of reference। अब अगर आप पूछोगे कि यहां पे माइनस क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि यहां पे मैं पहले ही डायरेक्शन बता दिया हूं कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो या तो आप डायरेक्शन बता दो ऑपोजिट या फिर आप माइनस लगा दो, ठीक है। दोनों में से कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया सूडो फोर्स। अब बात करते हैं कि सूडो फोर्स पे बेस्ड अब क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सूडो फोर्स पे बेस्ड अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएगा, तो आपको ये देखना है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर पता चल गया तो उस पे हम देखेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन किस तरफ हो रही है। तो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की एक्सेलरेशन जिस तरफ होगी उसके ऑपोजिट तरफ क्या होगी, सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में, एफबीडी में जब भी ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें हमें देखना है कि अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, सपोज ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन हो रही है इस तरफ। तो इस बॉक्स पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, इसके तरफ लगेगा। यही हमें ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल करते हैं, क्या कह रहा है ये एग्जांपल देखो। When a bob of mass m is suspended from the ceiling of a train moving with an acceleration a, as shown in the figure, find the angle theta in the equilibrium। थीटा कौन सी एंगल है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि है ट्रेन की, ठीक है, और इस पे लटकी है एक बॉब जो बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ये मूव कर रही है एक्सेलरेशन ए से, तो ये बॉब
आपको क्या फील हो रहा है? एक फॉल्स फोर्स। इस पुश की वजह से ये आगे इधर, तो इसे एक फील हो रहा है फॉल्स फोर्स, एफ सूडो, और एफ पी हम लिख देते हैं। तो इससे ये जो अपने मीन पोजीशन से थीटा एंगल हिल गई है, इस एंगल को हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, बॉब द बिल्डर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो यहां से लटकी हुई है, यहां पे फील कर रही है क्या? एक टेंशन फील कर रही है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग। ओके, और इसके जस्ट नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? दैट इज, ये अगर टेंशन है ये थीटा हो जाएगी ना, क्योंकि दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा, लाइंस एंड एंगल्स। तो ये हो जाएगी टी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और इस तरफ क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। और इस तरफ क्या महसूस कर रही है? फॉल्स फोर्स महसूस कर रही है, दैट इज द एफ पी। तो एफ पी सूडो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा? m इंटू एसिलरेशन। एसिलरेशन किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, मतलब कि ट्रेन का एसिलरेशन। तो ये हमें मिल गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब दोनों तरफ इक्वेट करो, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए और टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन, इसको मानो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, वी विल गेट tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी। सो थीटा विल बी tan इनवर्स a बाई जी। समझ में आ गई बात? देखो, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया सूडो फोर्स के कंसेप्ट से। अब चाहो तो नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसकी जो इस तरफ क्या होगी, सूडो फोर्स के जगह पे क्या होगी? जो इसकी एक्सीलरेशन होगी वो हम लिखेंगे। ठीक है, m इंटू ए ही लिखेंगे, बट दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन करके। ठीक है, तो दोनों तरफ से सॉल्व कर सकते हैं, बट चूंकि हम यहाँ पे सूडो फोर्स पढ़े हैं तो उसका एप्लीकेशन दिखाने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको बताया। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अब ये कॉन्करेंट फोर्सेस है क्या? देखो, कॉन्करेंट फोर्सेस वो है कि सपोज कोई एक पॉइंट पे अगर 3-4 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन से काम कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे कहा जाता है कि यहाँ पे कॉन्करेंट फोर्स है। कॉन्करेंट फोर्स मतलब एक ही पॉइंट पे, सपोज दिस इज द पॉइंट, और इसी पॉइंट पे 3 यहाँ पे फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे कॉमन पॉइंट, जहां से तीनों फोर्सेस क्रॉस करें, दैट इज द कॉन्करेंट फोर्स और दैट इज द कॉन्करेंट पॉइंट। ओके, अब देखो ये वाला ऐसा सिस्टम जहां पे बहुत मल्टीपल फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शन अगर काम कर रही है, तो ये पार्टिकल या फिर इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब रह सकता है? जब ऑल द वेक्टर सम ऑफ दिस आर 0। मतलब कि अ पॉइंट ऑन अ पार्टिकल इज सेड टू बी एट इक्विलिब्रियम इफ द वेक्टर सम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पॉइंट इज 0। समझ में आ रही है? तो यहां पे वेक्टर सम कैसे निकालेंगे? देखो, यहां पे F3 नीचे की ओर है, F2 कुछ एंगल बना के, ये अगर मैं इसका जस्ट ऑपोजिट मानता हूं तो इस एंगल को बना के ये F2 है और ये F3 है, तो इस तरफ क्या होगा? ये वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं? सो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ F1 एंड F2। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, ये रिजल्टेंट वो क्या होगा? रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 दैट इज F1 प्लस F2। ठीक है, अब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कब रह सकता है? जब ये वाली वेक्टर इक्वल्स टू ये वाली वेक्टर हो, या फिर इन दोनों का वेक्टर सम 0 हो। मतलब F3 प्लस F1 प्लस F2 ये दोनों का वेक्टर सम 0 होना चाहिए। ये क्या कंडीशन है? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका मतलब F3, ओके, दीज आर द वेक्टर्स, ओके, साइन इज इंपॉर्टेंट, माइनस F1 प्लस F2। समझ में आ रही है? मतलब ये जो F1 प्लस F2 वाली वेक्टर है, ये जस्ट इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो ही ये पॉइंट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। लैमिस थ्योरम क्या कहता है
कि एक बार स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं, समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ ए पार्टिकल अंडर साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, ठीक है, इज इन इक्विलिब्रियम, देन ईच ऑफ द फोर्सेस हैज अ कांस्टेंट रेशियो विद द साइन एंगल बिटवीन द अदर 2 फोर्सेस। मतलब कि अगर एक ये पॉइंट है कोई P और ये कॉन्करेंट फोर्सेस 3 कॉन्करेंट फोर्सेस के बीच में है और वो इक्विलिब्रियम पे है, तो जब कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम का तो वो एक कांस्टेंट रेशियो मेंटेन करेगा, किसके साथ? साइन एंगल विद द अपोजिट वन। मतलब F1 बाई साइन अल्फा, जस्ट F1 के उल्टा क्या कौन सा एंगल है? अल्फा वाला, तो F1 बाई साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 बाई साइन बीटा इक्वल्स टू F3 बाई, सॉरी दिस विल बी F3 बाई साइन गामा। तो ये रेशियो को मेंटेन कर रखेगा, ठीक है। जब ये कंडीशन कब का है? इफ इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगा? वो हमने कॉन्करेंट फोर्स वाले में देखा है कि जब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज 0, that is the equilibrium, and if the condition is equilibrium, Lami's theorem will be followed. तो students, थर्ड पार्ट ऑफ द कंसेप्ट एड ऑन ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन यहां पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन के साथ ही साथ हम और भी बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। ओके, तो बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।